आमतौर पर जब किसी नक्शे को देखा जाता है तो वो बस एक सपाट 2 आयामी कागज का टुकड़ा ही लगता है। नीले रंग का मतलब पानी, भूरे रंग का मतलब पहाड़ और हरे रंग का मतलब मैदान। हाँ, सब कुछ बहुत शांत और अपनी जगह पर रुका हुआ सा महसूस होता है। बिल्कुल, लेकिन चलिए इसे समझते हैं। अगर भारत के असली भौगोलिक स्वरूप को देखा जाए तो ये किसी कागज के पन्ने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सही, ये एक जीती जागती, लगातार धड़कती हुई संरचना है। हाँ, जो करोड़ों सालों की उथल पुथल का नतीजा है। तो आज के इस गहन अध्ययन सत्र में हम इसी विशाल मशीनरी को डिकोड करेंगे। हमारे पास खान ग्लोबल स्टडीज के जो विस्तृत भूगोल नोट्स और डायग्राम्स हैं, उन पर जब हम गहराई से नजर डालते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। तो वो क्या? यही कि सिर्फ तथ्यों की सूची रट लेने से भूगोल समझ नहीं आता। जब तक हम ये न समझ लें कि कोई पहाड़ वहां क्यों है या कोई नदी उस दिशा में कैसे बह रही है, तब तक नक्शा सिर्फ लकीरों का जाल ही रहता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। खान ग्लोबल स्टडीज के नोट्स की जो सबसे बड़ी खूबी उभर कर आती है वो ये है कि ये भारत के भू आकृतियों, मिट्टी और नदियों को एक दूसरे से जोड़कर दिखाते हैं। मतलब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जो हलचल होती है उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश या बिहार की मिट्टी पर पड़ता है ना? बिल्कुल, ये सारी चीजें एक बहुत ही जटिल लेकिन तार्किक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अगर हमें नोट्स की गहराइयों में जाएं तो हम पाएंगे कि भूगोल कोई रटने वाला विषय नहीं है, बल्कि पृथ्वी की आत्मकथा है। सही कहा। और किसी भी विशाल तंत्र को समझने से पहले उसका बड़ा चित्र यानी बिग पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। भारत का धरातल मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटा है। हाँ, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान और पांचवा है भारतीय द्वीप। तो इसका मतलब है कि अगर भारत को 10 बराबर जमीन के टुकड़ों में बांटा जाए तो 4 से ज्यादा टुकड़े पूरी तरह से सपाट मैदान होंगे और सिर्फ एक टुकड़ा ऊंचे पहाड़ों का होगा। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये प्रतिशत केवल जमीन की बनावट नहीं बताते, ये तय करते हैं कि इस भूभाग पर रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा क्या होगा। 43% मैदानी भाग होने का सीधा सा अर्थ है कि खेती के लिए एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कैनवस मौजूद है। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये कैनवस खुद ब खुद काम नहीं करता। इसे सींचने के लिए जो ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी चाहिए वो कहाँ से आती है? वो उसी छोटे से पर्वतीय भाग से आती है, विशेष रूप से हिमालय से। ये एक तरह का प्राकृतिक इंजन है जो पूरे भारत को चलाता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उसी प्राकृतिक इंजन की ओर चलते हैं। 25,000 किलोमीटर लंबा और 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाला ये पर्वत तंत्र है। अक्सर लोग इसे पत्थरों की एक दीवार समझ लेते हैं, लेकिन इसका निर्माण बहुत ही दिलचस्प है। मैं अक्सर हिमालय की 4 श्रेणियों को समझाने के लिए एक स्टेडियम की सीटों की कल्पना करती हूँ। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए सबसे पीछे और सबसे ऊपर वाली पंक्ति ट्रांस हिमालय है। ये उन पुरानी वीआईपी सीटों की तरह है जो बाकी स्टेडियम के बनने से पहले ही वहां मौजूद थीं। ये स्टेडियम वाली तुलना काफी हद तक चीजों को साफ करती है, लेकिन मैं यहाँ एक वैज्ञानिक बारीकी जोड़ना चाहूंगा। वो वीआईपी सीटें यानी ट्रांस हिमालय, हाँ, वो बाकी स्टेडियम से पुरानी इसलिए हैं क्योंकि वो वास्तव में उस यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा हैं जिससे भारतीय प्लेट टकराई थी। अच्छा, तो टक्कर से पहले ही वो मौजूद था। बिल्कुल। जब करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकते हुए यूरेशियाई प्लेट से टकराई, तो उस जोरदार टक्कर से जमीन में सिलवटें पड़ गईं। ठीक वैसे ही जैसे 2 गाड़ियों की टक्कर में उनका बोनेट मुड़ जाता है। एकदम सही। उन्हीं सिलवटों से हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय उस टक्कर के पीछे का पुराना हिस्सा है, इसीलिए वहां वनस्पति नहीं उगती और वो बहुत शुष्क है। यहीं पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 और K4 मौजूद हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट वाली बात चीजों को एकदम स्पष्ट कर देती है। तो इसके बाद ट्रांस हिमालय के ठीक आगे आती है दूसरी पंक्ति, जिसे वृहद या ग्रेटर हिमालय कहते हैं। हाँ, और एक ग्रेटर हिमालय मुख्य स्टेडियम है। टक्कर का सबसे ज्यादा दबाव इसी हिस्से पर पड़ा, इसीलिए दुनिया की सबसे ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रेणी है। माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, जिसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। सही कहा। और इसके बाद स्टेडियम की तीसरी पंक्ति आती है, लघु या लेसर हिमालय। ये वही जगह है जहां आमतौर पर गर्मियां बिताने के लिए जाया जाता है ना? बिल्कुल।
इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर के बीच है। ऊंचाई कम होने की वजह से मौसम बहुत अनुकूल होता है। मसूरी, नैनीताल, डलहौजी जैसे सारे पर्यटन स्थल यहीं हैं। मैंने पढ़ा है कि यहाँ गर्मियों में बहुत ही मुलायम घास के मैदान बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्थानीय लोग सदियों से इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं। बुग्याल और मर्ग, हाँ। बहुत ही खूबसूरत नाम है। और आखिर में स्टेडियम की सबसे आगे और सबसे नीची पंक्ति है शिवालिक, जिसकी ऊंचाई महज 1000 से 2500 मीटर के बीच है। ये हिमालय का सबसे बाहरी और नया हिस्सा है, जो नदियों द्वारा लाए गए मलबे से बना है और अभी भी बन रहा है। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण का भौतिक विभाजन। लेकिन किसी भी विषय को पढ़ते समय कुछ हिस्से होते हैं जो छात्रों को सबसे ज्यादा उलझाते हैं। हाँ, परीक्षाओं के लिहाज से सबसे कठिन सवाल। बिल्कुल। हिमालय का ऊपर से नीचे का विभाजन तो समझ आ गया, लेकिन नदियों के आधार पर इसे दाएं से बाएं यानी पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे बांटा गया है। चलिए इसे सुनने वाले छात्रों के लिए एक ऑडियो टेबल के रूप में सेट करते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका रहेगा। प्रादेशिक विभाजन असल में उन खाइयों और नदियों पर आधारित हैं जिन्होंने हिमालय को आड़े काटा है। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है पंजाब हिमालय, जो सबसे पश्चिम में सिंधु नदी से शुरू होकर सतलज नदी तक फैला है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, जो सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का क्षेत्र है। और तीसरा नेपाल हिमालय है, जो काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच है। ये सबसे लंबा हिस्सा है, करीब 800 किलोमीटर। और आखिरी? चौथा है असम हिमालय, जो तिस्ता नदी से शुरू होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां मानो हिमालय को अलग अलग ब्लॉक में बांटती हैं। लेकिन इन विशाल नदियों को इतना सारा पानी मिलता कहाँ से है? जवाब है ग्लेशियर से। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में बहुत विशाल ग्लेशियर हैं। हाँ, और अक्सर इनके नाम याद रखने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। सियाचिन, बियाफो, बाल्तोरो और हिस्पर। क्या इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? अगर इनके पीछे के विज्ञान को समझा जाए तो ये बहुत आसान है। इन्हें महज बर्फ के टुकड़ों की तरह नहीं देखना चाहिए। ये प्रकृति के विशालकाय फ्रोजन वाटर टैंक है। फ्रोजन वाटर टैंक? हाँ, आकार के घटते क्रम में इनका एक फिक्स पैटर्न है, 72, 63, 62 और 61। यानी सबसे बड़ा सियाचिन, फिर बियाफो, बाल्तोरो और हिस्पर। ये ठंडे स्थान असल में उन महान नदियों के उद्गम स्थल हैं जो आगे चलकर उत्तर भारत का निर्माण करती हैं। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघले, उनसे नदियां बनी और वो नदियां रफ्तार से पहाड़ों को काटते हुए नीचे आने लगीं। और यहीं से जन्म होता है उत्तर के विशाल मैदान का। बिल्कुल। लेकिन ये मैदान अचानक से उपजाऊ नहीं बन जाता। जब नदी ढलान से उतरकर समतल जमीन पर कदम रखती है तो सबसे पहले आता है भाभर प्रदेश। मैं इसे प्रकृति की एक मैजिक ट्रिक कहती हूँ। पानी अचानक पत्थरों के नीचे गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन ने नदी को निगल लिया हो। मैजिक ट्रिक? हाँ, यहाँ गायब होने के पीछे एक सीधा सा भौतिक विज्ञान है। ढलान से उतरते ही नदी की रफ्तार और ताकत कम हो जाती है। हाँ, अच्छा, तो वो जो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लाती है वो वहीं गिर के जमा हो जाते हैं। एकदम सही। जब पानी इन भारी पत्थरों की ढेर पर पहुंचता है तो वो पत्थरों के ऊपर से बहने के बजाय उनके बीच की खाली जगह से नीचे की तरफ बहने लगता है। ऊपर सिर्फ पत्थर दिखते हैं, पानी नीचे होता है। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। लेकिन ये लुका छिपी ज्यादा देर नहीं चलती। कुछ किलोमीटर आगे जाकर जब पत्थरों का आकार छोटा हो जाता है तो वो छुपा हुआ पानी फिर से सतह पर प्रकट हो जाता है। और इस नए क्षेत्र को तराई प्रदेश कहा जाता है। हाँ, तराई क्षेत्र में पानी अचानक जमीन पर वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पानी का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता। इसलिए वो बहुत बड़े इलाके में फैल जाता है और दलदली इलाका बन जाता है। यहाँ घने जंगल होते हैं और मच्छरों का प्रकोप भी भयानक होता है। भाभर का पत्थरों वाला मैजिक ट्रिक और फिर तराई का दलदल। लेकिन मैदानों की असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, जिसे हम बांगर और खादर मिट्टी की लड़ाई कह सकते हैं। हाँ, ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे हम आज के संदर्भ में समझें तो खादर मिट्टी प्रकृति के एक एनुअल सब्सक्रिप्शन बॉक्स की तरह है। एनुअल सब्सक्रिप्शन बॉक्स, दिलचस्प है। हाँ,
हर साल बाढ़ आती है, नदी नई ताज़ा जलोढ़ मिट्टी बिछा देती है। इसमें बालू के कण होते हैं और ये खेती के लिए प्रीमियम पैकेज है। लेकिन फिर बांगर क्या है? क्या वो महज एक्सपायर्ड खादर है? एक्सपायर्ड खादर कहना मजेदार तो है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसे क्लासिक या पुराना मॉडल कहना ज्यादा बेहतर होगा। वो कैसे? बांगर वो पुरानी मिट्टी है जो नदियों से थोड़ी दूर और ऊंचाई पर होती है। जब नदियां गहरी हो जाती हैं तो बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसे प्रकृति का वो सालाना अपडेट नहीं मिलता। समझ गई। ये मिट्टी खेती के काम आती है, लेकिन इसे उर्वरकों और बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, और इसी सिंचाई की वजह से एक गंभीर समस्या पैदा होती है। वो समस्या जिसे रेह या कल्लर कहा जाता है? बिल्कुल। जिन क्षेत्रों में बेतहाशा सिंचाई की जाती है वहां चिलचिलाती धूप में पाली भाप बन जाता है। इस प्रक्रिया में केशिकत्व के कारण जमीन के नीचे का नमक सतह पर आ जाता है, और वो सफेद नमकीन परत जमीन को बंजर बना देती है। यानी पानी जीवन दे सकता है तो मिट्टी का दम भी घोंट सकता है। अब दोआब को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। हाँ, दोआब भारत की कृषि का मुख्य आधार है। शब्द को ही देखें, दो का मतलब है दो, और आब एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पानी, यानी दो नदियों के बीच की जगह। नोट्स में पंजाब के 5 प्रमुख दोआबों का जिक्र है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये सिर्फ आकृतियां नहीं हैं, ये खाद्य सुरक्षा के केंद्र हैं। इन दोआबों के नामकरण का तरीका किसी जीनियस से कम नहीं है। हाँ, जैसे नदियों के पहले अक्षरों को जोड़कर नाम बनाए गए हैं, जैसे चार्ज दोआब, जो चिनाब और झेलम के बीच है। बिल्कुल। दूसरा है रचना दोआब, रावी और चिनाब के बीच। तीसरा बारी दोआब, व्यास और रावी के बीच। और चौथा बेस्त दोआब, व्यास और सतलज के बीच। और पांचवा है विशाल सिंधु सागर दोआब। इन्हीं दोआबों के कारण पंजाब और हरियाणा कृषि पावर हाउस बन पाए हैं। राइट है ना? एकदम सही। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये चावल और गेहूं के लिए वरदान है, लेकिन खेती के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच 6 से 7.5 होना चाहिए। अगर ये बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है, और अगर कल्लर की तरह क्षारीय हो जाए तो खेतों में जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत खूब। अब भारत के उस हिस्से की ओर चलते हैं जो सबसे पुराना और स्थिर माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और इसकी उम्र 130 से 60 करोड़ वर्ष आंकी गई है। इसका पूरा ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए गोदावरी, कृष्णा और महानदी पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन परीक्षाओं में अक्सर अपवाद ही उलझाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा अपवाद नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियां मुझे किसी विद्रोही टीनेजर की तरह लगती हैं। सारी नदियां एक तरफ जा रही हैं, लेकिन ये कहती हैं हमें तो उल्टी दिशा में जाना है। ऐसा क्यों है? ये कोई विद्रोही स्वभाव नहीं है। इसके पीछे एक भूगर्भीय कारण है। ये नदियां पठार के ऊपर बहती ही नहीं है, वे एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली के अंदर फंसी हुई हैं। अच्छा, तो जमीन धंस गई है। हाँ, यह एक गहरी नालीनुमा दरार है जो खुद पश्चिम की ओर ढलान लिए हुए हैं, इसीलिए इन्हें विपरीत दिशा में बहना पड़ता है। ये बहुत स्पष्ट है। खैर, पठारों के अलावा नोट्स में द्वीपों का भी जिक्र है। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन एक नाम हैरान करता है, माजुली द्वीप। माजुली यकीनन एक भौगोलिक आश्चर्य है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीचों बीच स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मतलब नदी के बीच में इतना बड़ा द्वीप कि उसे बाकायदा भारत का पहला द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। बिल्कुल। तो चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा हमारे सुनने वाले छात्रों के लिए एक तेज प्रैक्टिस क्विज हो जाए। मैं सवाल पूछूंगी, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं एकदम तैयार हूं, पूछिए। नई मिट्टी जो हर साल बाढ़ से आती है। बहुत आसान है खादर। और 2 नदियों के बीच की उपजाऊ जगह। दोआब। एकदम सही। तो इसका असल मतलब क्या है? जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो समझ आता है कि भूगोल सिर्फ पन्नों पर छपे नक्शों को रटने का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो चाबी है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी खेती और जीवन इन नदियों से कैसे बंधा हुआ है। आज अगर बम्पर पैदावार हो रही है तो उसकी वजह वो दोआब है। हाँ, जो हिमालय के ग्लेशियरों से बने हैं। लेकिन इसी के साथ एक गहरा सवाल भी उठता है। आज हमने देखा कि कैसे ग्लेशियर पिघलकर नदियां और उपजाऊ दोआब बनाते हैं।
लेकिन जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब सियाचिन जैसे विशाल ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, तो भविष्य में इन नदियों के बहाव और हमारे उपजाऊ दुआबों का क्या होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमारा ये नक्शा हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोताओं को खुद विचार करना चाहिए। भूगोल के प्रति अपनी सी उत्सुकता को बनाए रखें, क्योंकि पृथ्वी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज की चर्चा में बस इतना ही।